तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बिग्रीम। दोस्तों बिग्रीम का मतलब होता है गंदा करना या फिर मैला करना। जैसे कि सोचो एक छोटा बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने गया है। शुरू में तो उसने एकदम साफ सुथरे कपड़े पहने थे, पर जैसे ही उसने मिट्टी में फुटबॉल खेला, स्लाइड पे चढ़ा, पडल में जंप किया तो उसके कपड़े और शूज पूरे के पूरे मिट्टी और डस्ट से भर गए। और जब वो घर लौट कर आया तो मम्मी ने देखा और कहा कि अरे ये तो बिल्कुल बेग्रीम्ड हो गया है। बेग्रीम्ड हो गया है यानी कि पूरी तरीके से गंदा हो गया है, मैला हो गया है। यानी कि उसके कपड़े धूल मिट्टी से इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं कि ओरिजिनल कलर दिख ही नहीं रहा। तो डेली लाइफ में अगर कोई भी चीज़ जो पोल्यूशन, मिट्टी या फिर डस्ट से कवर हो जाए, चाहे फिर वो कपड़े हो, कार हो या फिर बिल्डिंग हो, तो उसे हम कह सकते हैं बेग्रीम। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि बेग्रीम यानी क्या होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका है डर्टी, सॉइल या फिर स्टेन। दोस्तों डर्टी का मतलब होता है गंदा हो जाना। यहाँ पर जो सॉइल का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब सॉइल इस वर्ड का जो यूज़ हुआ है, सॉइल का वैसे तो मतलब होता है मिट्टी, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो सॉइल का मतलब लेते हैं जैसे कि कोई चीज़ जो है वो मैली हो जाना, बेसिकली डस्ट से कवर हो जाना, तो उसे हम कहते हैं सॉइल हो जाना। देन है स्टेन। स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ पर दाग धब्बे आ जाना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि गंदी हो जाना, तो उसे हम कहते हैं स्टेन। एंटोनिम इसका है क्लीन, क्लेंस या फिर प्यूरिफाई। यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि शुद्ध होना, बिल्कुल साफ़ सुथरी होना, क्लीन होना, टाइडी होना, नीट होना, तो उससे हम कहते हैं क्लीन, क्लेंस या फिर प्यूरिफाई। यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि क्लीन करना या फिर क्लीन होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सूट फ्रॉम द चिमनी बिगेन टू बेग्रीम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड हाउस। यानी मतलब कि जो चिमनी थी उसमें जो मतलब कि धुआं निकल रहा था। सूट का क्या मतलब होता है? सूट का मतलब होता है जो धुआं निकलता है, जो एक तरीके से कार्बन निकलता है, उसे कहा जाता है सूट या फिर सूट पार्टिकल्स, जिससे हम कह सकते हैं जो काले कलर का धुआं होता है उसे हम सूट कहते हैं। तो वो जो है वो चिमनी से मतलब कि निकल रहा था और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक पुराने घर की जो दीवारें हैं वो खराब हो रही थी, क्योंकि वो भी काली होती जा रही थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि बेग्रीम यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनवर्टरेट। दोस्तों इनवर्टरेट का मतलब होता है पुराना, गहरा रचना हुआ या फिर जड़ जमाया हुआ। जैसे कि सोच लो तुम्हारा एक दोस्त है जो रोज सुबह उठते ही जो है वो फोन पर मतलब कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। चाहे कितना भी बिजी हो, कितना भी काम हो, ये आदत जो है वो उसकी कभी छूटती ही नहीं। तो तुम उसे बोलते हो कि तू तो एक इंटरवेटरेट स्क्रॉलर है। मतलब कि उसकी ये हैबिट इतनी पुरानी, स्ट्रॉन्ग और डीपली रूटेड है कि अब उसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेली लाइफ में ऐसे और कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि कोई बंदा जो है वो इनवेटरेट चाय लवर होता है। मतलब कि बिना चाय के उसका दिन जो है वो शुरू ही नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में इनवेटरेट का मतलब होता है कोई आदत या बिहेवियर जो इतनी पक्की बन गई है कि वो अब पार्ट ऑफ पर्सनालिटी लगती है, उसके बिना उस पर्सन को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनविटरेट यानी क्या होता है। तो इनविटरेट का मतलब होता है कोई ऐसी आदत या फिर कोई ऐसी मतलब की चीज़ जो बहुत ज़्यादा पुरानी है और आपके अंदर जो है वो डीपली रूटेड है, आपकी हैबिट में है जो चीज़ या आपकी दिनचर्या में है जो चीज़, तो उसे हम कहते हैं इनविटरेट। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हैबिचुअल, एंट्रेंच या फिर क्रॉनिक। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि आपकी आदत में होना, कोई चीज़ आपके जो है वो मतलब कि दिनचर्या में होना। हैबिचुअल, इंट्रेंच या फिर क्रॉनिक का मतलब होता है कोई चीज़ आपके अंदर समाई हुई होना, आपके अंदर जो है वो मतलब कि जड़ जमाई हुई होना, आपकी रूट होना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं हैबिचुअल, इंट्रेंच या फिर क्रॉनिक। एंटोनिम इसका है ओकेजनल, टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म।
ओकेजनल का मतलब है जो कभी कभार होता है बेसिकली। टेम्पररी का मतलब है जो क्षणिक है, यानी कि थोड़े समय के लिए है। और शॉर्ट टर्म का भी यही मतलब होता है, जो थोड़े समय के लिए कोई अगर कोई चीज़ है, कोई काम है, तो उसे हम कहते हैं ओकेजनल, टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म। यानी कि जो चीज़ स्थायी नहीं है, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, जो चीज़ आपकी हैबिट में नहीं है, आपकी रूट्स में नहीं है, आपकी आदत में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ओकेजनल, टेम्पररी या फिर शॉर्ट टर्म। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही इज़ एन इनविटरेट रीडर हु फिनिशेज सेवरल बुक्स एवरी वीक। यानी कि वो जो है वो मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि उसका जुनून सवार है उसको रीडिंग का, यानी कि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रीडिंग से कि वो हर हर हफ्ते में जो है वो मतलब कि कई सारी बुक्स जो है वो पढ़ के ख़त्म कर देता है। यानी कि जो रीडिंग है, यानी कि जो पढ़ने का शौक़ है, वो उसके अंदर डीपली रूटेड है, यानी कि वो उसके अंदर समाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पुराना शौक़ है और वो अब जो है वो उसकी पर्सनैलिटी बन चुका है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इनविटरेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका अलग अलग सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्रोलेटेरियन। दोस्तों प्रोलेटेरियन का मतलब होता है मजदूर वर्ग का या फिर शोषित वर्ग का। जैसे कि मान लो तुम्हारे एरिया में एक बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पर काम करने वाले लोग दिन भर मशीन चलाते हैं, हाथ से मेहनत करते हैं और अपना गुजारा सिर्फ सैलरी पर करते हैं। दोस्तों ये लोग जो है वो बिजनेस के मालिक नहीं होते और ना ही उनके पास कोई बड़े एसेट्स होते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत बेच कर वो पैसा कमाते हैं। ऐसे वर्किंग क्लास लोगों को प्रोलेटेरियन बोला जाता है। वैसे ही अगर तुम अपने कॉलेज के फ्रेंड सर्कल में देखो तो कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जो हमेशा वर्किंग क्लास की स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है, जैसे कि लो सैलरी, जॉब इनसिक्योरिटी, ओवरवर्क एक्सेट्रा। तुम उसे मजाक में कह सकते हो कि तू तो पूरा प्रोलेटेरियन वाइब देता है, मतलब कि डायरेक्टली वर्कर्स की लाइफ और स्ट्रगल से रिलेट करता है। तो इस तरीके से हम चाहे वो प्रोलेटेरियन को समझ सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वर्किंग क्लास, लेबरर या फिर कॉमनर। यानी कि वर्किंग क्लास का मतलब होता है जो मजदूर वर्ग होता है उन्हें हम कहते हैं वर्किंग क्लास। लेबरर का भी मतलब वही होता है, लेबरर का मतलब होता है मजदूर। और कॉमनर का मतलब होता है जो आम आदमी होता है, बेसिकली सामान्य सा आदमी, यानी कि कोई शोषित वर्ग का, बहुत ही निचले वर्ग का या फिर मजदूर वर्ग का जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है एरिस्टोक्रेट, एलाइट या फिर अपर क्लास। यानी कि जो व्यक्ति मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा कुलीन जिसे हम कह सकते हैं बेसिकली, जिसका मतलब कि डेमोनोर बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा, एटिकेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं पैसों के मामले में। बेसिकली उसके पास एसेट्स होते हैं अच्छे खासे, मतलब कि धन दौलत होती है, जो अमीर होता है, एलाइट होता है, अपर क्लास जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, एंटोनिम्स है। यानी कि एरिस्टोक्रेट, एलाइट या फिर अपर क्लास का मतलब होता है कि कोई अमीर, धनवान या फिर फलता फुलता व्यक्ति, यानी कि जिसके पास अच्छे खासे अमाउंट में पैसे हो, धन दौलत हो। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द प्रोलेटेरियन वर्क हार्ड इन द फैक्ट्री एवरी डे। यानी कि जो मतलब कि एक शोषित वर्ग का जो मजदूर है या फिर जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो फैक्ट्री में जो है वो मतलब कि हर दिन बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत के साथ काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है कंसेंशियस। दोस्तों कंसेंशियस का मतलब होता है जिम्मेदार, ईमानदार या फिर परिश्रमी। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास या फिर तुम्हारे ऑफिस में एक कोई बंदा है जो हर काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा मेहनत से करता है, जैसे कि डेडलाइंस मिस नहीं करता, इंस्ट्रक्शन को परफेक्टली फॉलो करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तुम उसे देखकर सोच सकते हो कि वाह, ये तो कितना बंदा, मतलब कि ये बंदा कितना कंसाइंशियस है। मतलब कि वो बंदा अपने काम के प्रति जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल है, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट के लिए या फिर बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि वो फीलिंग उसके अंदर से आती है कि वो अपने काम के साथ जिम्मेदार रहे, ईमानदार रहे और परिश्रमी रहे। वैसे अगर डेली लाइफ पे एग्जांपल्स देखें, तो जैसे एक स्टूडेंट जो होमवर्क हमेशा टाइम पर सबमिट करता है, तो वो भी कंसेंशियस हो सकता है। या एक शेफ़ जो इंग्रेडिएंट्स और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो वो भी कंसेंशियस हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंसेंशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है डिलिजेंट, केयरफुल या फिर थॉरो। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, ईमानदार है या फिर जिम्मेदार है, यानी कि अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डिलिजेंट। डिलिजेंट यानी होता है मेहनती, केयरफुल यानी होता है ध्यान देने वाला, और थोरो का भी मतलब यही होता है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी या फिर मेहनती होता है। एंटोनिम इसका है केयरलेस, नेग्लिजेंट या फिर लेजी। केयरलेस का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। नेग्लिजेंट का भी यही मतलब होता है, मतलब कि जो चीज़, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करे, जो किसी भी चीज़ को मतलब कि गैर जिम्मेदारी से मतलब कि संभाले, तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं केयरलेस या फिर नेग्लिजेंट। लेजी का मतलब आपको पता है? लेजी का मतलब होता है आलसी, जो थोड़ा सुस्त होता है, तो उससे हम कहते हैं लेजी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी इज़ कंसाइंशियस स्टूडेंट हु ऑलवेज सबमिट्स हर होमवर्क ऑन टाइम। यानी कि वो एक बहुत ही जिम्मेदार, ईमानदार और परिश्रमी स्टूडेंट है कि वो अपना होमवर्क जो है वो हमेशा टाइम पर सबमिट करती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंसेंशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैनुमेट। दोस्तों मैनुमेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना या फिर दास मुक्त करना। जैसे कि इसे अच्छे से समझाऊं तो सोचो तुम्हारे गांव में एक जमींदार था जिसके पास बहुत सारे लोग काम करते थे, और वो लोग उसके लिए जो है वो काम करते करते अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। तो एक दिन जमींदार क्या डिसाइड करता है कि अब ये जो काम करने वाले लोग हैं वो मैनुमेट हो जाएंगे। मतलब कि वो लोग अभी स्लेव से, यानी कि इस मतलब की घुटन भरी जगह से, इस मतलब की गुलामी से जो, या फिर बॉन्डेड लेबरर से मतलब कि छुटकारा पालेंगे, यानी कि अब जो है वो मतलब कि वो लेबरर नहीं रहेंगे, उन्हें अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। और भी अगर डेली लाइफ में एग्जांपल आपको मैं दूं, तो जैसे कोई कंपनी में लॉन्ग टाइम तक अनपेड या फिर अंडरपेड इंटर्न्स को फाइनली फुल सैलरी और बेनिफिट्स देना, तो तुम क्या कह सकते हो कि अब ये इंटर्न्स जो है वो मैन्युमेट हो गए हैं, यानी कि फ्री हो गए हैं अपने स्ट्रगल से। यानी कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी मतलब की कठिनाइयों से, किसी भी बुरी चीज़ से जो है वो मतलब कि फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, तो उसे हम कहते हैं मैन्युमेट होना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है लिबरेट, इमेंसिपेट या फिर फ्री। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना या फिर किसी को फ्री कर देना, यानी कि स्वतंत्रता प्रदान कर देना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं लिबरेट, इमेंसिपेट या फिर फ्री। एंटोनिम इसका है एनस्लेव, इम्प्रिजन या फिर सब्जुगेट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी को बंदी बनाना, किसी को दंड देना, किसी को कैद कर लेना, बेसिकली किसी को जेल में डाल देना, कैदी बना देना। तो उसे हम कहते हैं एनस्लेव, इम्प्रिजन या फिर सब्जुगेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मैनुमेट द प्रिजनर हु हैड सर्व लॉन्ग सेंटेंसेस। यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो क्या डिसाइड किया कि वो जो है वो मतलब कि बहुत सारे कैदियों को जो है वो छोड़ देंगे, जिन्होंने जो है वो मतलब कि बहुत लंबे समय से अपनी सज़ा काटी है। यानी कि वो ऐसे कैदियों को छोड़ने वाले हैं, ऐसे कैदियों को छोड़ने का उन्होंने डिसाइड किया है जिन्होंने बहुत सालों से, यानी कि बहुत लंबे मतलब कि समय से जो है वो मतलब कि जेल की दीवारों के बीच जो है वो अपना टाइम बिताया है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मैनुमेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैस्टिकेट। दोस्तों मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। जैसे कि मान लो तुम लंच कर रहे हो और तुम्हारे पापा हर एक बाइट को बहुत ही ध्यान से चबाते हैं। जैसे कि एक एक चीज़ को प्रॉपरली चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम उन्हें देखकर कह सकते हो कि पापा तुम तो सच में मैस्टिकेट कर रहे हो, यानी कि तुम जो है वो खाना अच्छे से मतलब कि प्रॉपरली चबा रहे हो। तो उसी एक्टिविटी को हम कहते हैं मैस्टिकेट करना। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है च्यू, ग्नॉ या फिर मंच। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है बेसिकली चबाना। ओके। एंटोनिम इसका है स्वैलो, गल्प या फिर इंजेस्ट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई चीज़ निगल लेना। गल्प का मतलब होता है गटक लेना, स्वैलो और इंजेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो मतलब कि निगल लेना बेसिकली। तो उसे हम कहते हैं स्वैलो, गल्प या फिर इंजेस्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है यू शुड मास्टिकेट योर फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing। यानी कि कोई भी मतलब कि किसी भी तरीके का जो खाना आप जब खाते हो तो उसे निगलने से पहले जो है वो आपको अच्छे से मतलब कि चबाना चाहिए, प्रॉपरली उसे जो है वो टाइम देकर अच्छे से चबाना और फिर मतलब कि निगलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि मास्टिकेट यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टॉलिड। दोस्तों स्टॉलिड का मतलब होता है भावहीन। भावहीन यानी कि जैसे कि मान लो तुम्हारे ऑफिस में एक बंदा है जो चाहे बॉस कितने भी ज़्यादा गुस्से में हो या फिर काम कितना भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, उसका चेहरा हमेशा काम और एक्सप्रेशन लेस रहता है। तो तुम सोच सकते हो कि वाह ये बंदा तो मतलब कितना स्टॉलिड है। मतलब कि वो बंदा जो है वो मतलब कि इमोशनली अनअफेक्टेड है। ना ही वो गुस्सा दिखाता है ना ही एक्साइटमेंट, बिल्कुल काम और अनइमोशनल रहता है हर सिचुएशन में। तो उसे हम कहते हैं स्टॉलिड। जैसे अगर आप डेली लाइफ में और एग्जांपल देखें तो एक फ्रेंड जो हॉरर मूवी में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता तो उसे भी हम स्टॉलिड कह सकते हैं। या फिर एक टीचर जो क्लास में किसी का भी टैंट्रम देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल रहती है, किसी भी तरीके की एक्सप्रेशन नहीं देती या फिर किसी भी तरीके का मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं आता उसकी तरफ से, तो उसे भी हम जो है वो स्टॉलिड कह सकते हैं। मतलब कि स्टॉलिड का मतलब होता है काम, अनइमोशनल या फिर इजीली अनअफेक्टेड, यानी कि जिसमें कोई भी मतलब कि भाव नहीं है, जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस आपको दिखाई नहीं देंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा इंटेंस क्यों ना हो, तो उसे हम कहते हैं स्टॉलिड। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इम्पैसिव, अनइमोशनल या फिर इनडिफरेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति मतलब कि एक्सप्रेशनलेस है, यानी कि जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। जो इम्पैसिव है यानी कि जिसमें पैसिवनेस नहीं है, जिसमें एक एक्टिवनेस नहीं है इमोशनल को लेकर। अनइमोशनल है, भावहीन है। इनडिफरेंट है यानी कि बहुत अलग है, थोड़ा अजीब सा है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। तो उसे हम कह सकते हैं इम्पैसिव, अनइमोशनल या फिर इनडिफरेंट। एंटोनिम अगर देखें तो एंटोनिम इसका है इमोशनल, सेंसिबल या फिर एक्साइटेबल। इमोशनल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भावुक है। सेंसिबल का भी मतलब होता है कि मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या है, तो भावुक है, यानी कि उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे हम कहते हैं इमोशनल, सेंसिबल और एक्साइटेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही रिमेन स्टॉलिड इवन व्हेन एवरीवन अराउंड हिम वाज पैनिकिंग। यानी कि मतलब कि उसके आसपास जो है वो सभी लोग जो है वो मतलब कि क्या कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टॉलिड था यानी कि भावहीन था, एक्सप्रेशनलेस था, इमोशनलेस था। उसके चेहरे पर जो है वो किसी भी तरीके का इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से जो मतलब है काम और पीसफुल था, यानी कि अनइमोशनल था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्टॉलिड यानी क्या होता है। दोस्तों देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉडल। दोस्तों कॉडल का मतलब होता है बहुत प्यार से संभालना या फिर बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। जैसे कि मान लो तुम्हारे छोटे भाई या सिस्टर, मतलब कि तुम्हारा जो छोटा भाई है या फिर तुम्हारा जो कोई छोटा मतलब कि सिबलिंग है, वो थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहा है, और तुम जो है वो उनके लिए एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, गर्म सूप और सारी जो है वो उनकी केयर कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी उन्हें जो है वो जेंटली पेट करते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा उनको जो है वो मतलब कि बोलते हैं। तो इस तरह से तुम उनका जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखते हो, उन्हें प्रोटेक्ट करते हो, उनके लिए सॉफ्टनेस और पैम्परिंग दिखाते हो। तो यही होता है कॉडल करना। बेसिकली अगर मान लो कि कोई माँ अपने बेबी को बहुत ही जेंटली होल्ड करती है और हर छोटी प्रॉब्लम में भी कंफर्ट देती है, तो वो है कॉडल करना। या कोई फ्रेंड जो हमेशा तुम्हारी हर छोटी गलतियाँ या वीकनेस को समझ कर आपको प्रोटेक्ट करता है, तो वो भी एक तरीके से होता है कॉडल करना। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कॉडल यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पैम्पर, इंडल्ज या फिर स्पॉइल। पैम्पर का मतलब होता है कि किसी की मतलब कि बहुत ज़्यादा देखभाल करना। ओके, इंडल्ज का भी मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना, खुश करने की कोशिश करना, किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, यानी कि ज़्यादा लाड प्यार से बिगाड़ देना, तो उसे हम कहते हैं पैम्पर, इंडल्ज या फिर स्पॉइल। एंटोनिम इसका है निग्लेक्ट, मिसट्रीट या फिर इग्नोर। निग्लेक्ट या फिर इग्नोर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मतलब कि नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना, इग्नोर करना। मिसट्रीट का मतलब होता है गलत तरीके से उसके साथ बर्ताव करना, गलत व्यवहार करना, तो उसे हम कहते हैं मिसट्रीट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है पेरेंट्स ऑफन कॉडल देयर यंगेस्ट चाइल्ड मोर दैन द अदर्स। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि मम्मी पापा होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि उनके जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो यंगेस्ट उनका चाइल्ड होता है, उसे वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कंपेयरिंग टू जो उनके मतलब कि दूसरे बच्चे हैं उनसे। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कॉडल यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है।
हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है कंसोर्टियम। दोस्तों कंसोर्टियम का मतलब होता है संघ, संगठन या फिर समूह। जैसे कि सोचो तुम्हारे कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एक ग्रुप बनाते हैं ताकि रिसोर्सेज, आइडियाज़ और स्किल्स शेयर कर सके और बेस्ट रिजल्ट ला सके। दोस्तों ये जो ग्रुप होता है वो एक तरह से कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज को मिलाकर एक जगह पर काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंसोर्टियम। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों सिनोनिम इसका है अलायंस, एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप। बेसिकली यूनाइट होना, जुड़ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं अलायंस, यानी कि एक साथ आना, बेसिकली एक समूह बनाना, ग्रुप बनाना। एसोसिएशन का भी मतलब यही होता है कि एक तरीके से संगठन बनाना। पार्टनरशिप का भी मतलब यही होता है कि एक तरीके से यूनाइट होना, एकत्रित होना, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। एंटोनिम इसका है इंडिविजुअल, सेपरेशन या फिर आइसोलेशन। ये जो तीनों ही वर्ड है वो किसी तरीके का अलगाव दिखाते हैं, बेसिकली अलग हो जाना। आइसोलेट हो जाना मतलब कि अकेला हो जाना, अलग हो जाना। सेपरेट का भी यही मतलब होता है, अलग हो जाना। इंडिविजुअल का भी मतलब होता है अकेला। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है सेवरल टेक कंपनीज फॉर्म्ड अ कंसोर्टियम टू डेवलप न्यू एआई स्टैंडर्ड्स। यानी कि बहुत सारी टेक कंपनीज ने क्या किया कि कंसोर्टियम फॉर्म कर लिया। कंसोर्टियम फॉर्म कर लिया यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बना लिया ताकि वो नए एआई स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में जो है वो मतलब कि कामयाब हो सके। ताकि मतलब कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक जगह आते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए, तो उनके सभी के पास अलग अलग आइडियाज़ होंगे, अलग अलग मतलब कि मेथड्स होंगे काम को करने के लिए, तो वो काम उनके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कंसोर्टियम यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का वर्ड आता है फ्रैकस। दोस्तों फ्रैकस का मतलब होता है हंगामा या फिर झगड़ा। जैसे कि मान लो तुम्हारे कॉलेज के कैफेटेरिया में दो स्टूडेंट्स एक ही लास्ट स्लाइस पिज़्ज़ा के लिए मतलब कि ज़िद कर रहे हैं। दोनों चीख रहे हैं, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है और सब लोग जो है वो उन्हें देख रहे हैं। ये जो पूरा सीन है ये फ्रैकस है। मतलब कि फ्रैकस का मतलब होता है लाउड नॉइजी फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट, यूजुअली पब्लिक प्लेस में, तो उसे हम कहते हैं फ्रैकस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्रॉल, फाइट या फिर कमोशन। दोस्तों ब्रॉल या फिर फाइट का मतलब होता है झगड़ा या फिर वाद विवाद जिसे हम कह सकते हैं। कमोशन का मतलब होता है हंगामा, अफरा तफरी। एंटोनिम इसका है पीस, काम या फिर हार्मनी। यानी कि एक तरीके से जो है वो शांति होना, शांति का माहौल होना, बिल्कुल पीस होना, काम होना, हार्मनी होना, यानी कि एक तरीके से सामंजस्य की भावना होना, तो उसे हम कहते हैं पीस, काम या फिर हार्मनी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है अ फ्रैकस ब्रोक आउट इन द स्ट्रीट आफ्टर द सॉकर मैच। यानी कि सॉकर का मैच होने के बाद में क्या हुआ कि रास्ते पर जो है वो मतलब कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ। यानी कि लोगों के बीच जो है वो झगड़े होने लगे, वो एक दूसरे को मतलब कि जो है वो मार पीटने लगे, चीख रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली हंगामा हो रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फ्रैकस यानी क्या होता है और किस तरीके से आप इसका अलग अलग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी डायरेक्टली स्कैन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।